गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, मैंने आपको पहले जो लेक्चर्स लिए थे बजट के, उसमें मैंने आपको पहले पॉलिटी का डायमेंशंस बताए थे कि पॉलिटी के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट्स को हमने पहले ही लेक्चर में हमने समझा था। फिर बजट के एमसीक्यूज समझे थे। और आज हम जो है इसका फाइनल लेक्चर जो है वो है। और आज जो हम चीजें आपको बता रहे हैं, हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर आज क्यों? आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम कुछ चीजें छूट गई होंगी, हो सकता है। तो इसलिए, क्योंकि तुरंत तुरंत आया था बजट, तो उसको जो जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बता दिया। लेकिन आज मैंने पूरा अंडरलाइन किया हुआ है। हो सकता है कुछ चीज छूट गई हो, लेकिन ठीक है, अभी रिवीजन भी हो जाएगा। तो बजट की वो सारी चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये स्पेशली यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आईएएस एग्जामिनेशन में जो चीजें पूछी जाती हैं और पीसीएस में पूछी जाती हैं, बहुत अंतर है। मैं ये मानना चाहूंगा कि अभी यूपी पीसीएस का जो कॉन्सेप्चुअल तरीका है पूछे जाने का, वो थोड़ा सा हट के अलग हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछे ही जाते हैं। मैं थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ। बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे मान लिया एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। सेकंड रुकिए जरा। तो अगर हम इस ढंग से तैयारी करते हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारा तरीका भी जो है वैसा ही होना चाहिए। अगर हमारा तरीका वैसा नहीं है तो फिर हमें दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए आप। अब इन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, आईएएस एग्जामिनेशन नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्टली क्या किया है, डायरेक्टली स्कीम्स दे दी हैं। और स्कीम्स के साथ साथ उनके फंड दे दिए कि देखिए कितना किसको दिए। तो अगर हमको ये नहीं पता है तो ये फिर हम एग्जाम में पीसीएस में कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत अंतर है। आईएएस एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। तो आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो फोकस कॉन्सेप्ट्स पे करो। और अगर आपको नॉन आईएएस एग्जामिनेशन में देना है, स्टेट पीसीएस वगैरह में, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो हमारा पढ़ने का तरीका भी अलग होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ पहले। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये हिंदी में इंग्लिश में भी दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि केंद्रीय बजट 2023 में, पीसीएस के ही है ये एग्जाम है क्वेश्चन, कि केंद्रीय बजट 2023 के वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा जो है वाक्य सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटे के बारे में पूछा है कि राज्यों की कितना दिए, राज्यों की कितना जो है जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों की अनुमति 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय। अब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं कि हर चीज, अब यहाँ पे क्या दिया है, राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, ऐसा दिया है, देखो। ठीक है। अभी अगर हमारे स्टेटमेंट्स में अगर हम देखेंगे तो राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज ऋण मुक्त, ऐसे करके। तो अगर हम सारे स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट इस टाइप की क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आईएएस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम कुल मिला के इस तरीके से पढ़ेंगे कि दोनों चीजें हमारी कवर हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, ये जो देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप से क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फाइनेंस फाइनेंस सेक्टर। ठीक है। फिजिकल मैनेजमेंट इन द यूनियन बजट। तो इसमें जो है ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब देखो इसमें पूछा गया कि बजट स्टेटमेंट्स जो है उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब हमको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है मैंने ये लेक्चर दोबारा से इसीलिए लिया है, ताकि हम एग्जैक्ट जो है जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं उनको अगर हम समझ जाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमारी पढ़ाई जो हुई है, हमने जो कह सकते हैं बजट के लेक्चर किए, तो अगर हम उसमें ठीक से हमारे कंक्रीट फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन होगी तो हमारे क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए हम लोग जो है थोड़ा सा हमने क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, आप हम उसको जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं,
स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप लोगों को जो जो चीजें दिख रही है मैंने हाईलाइट किया हुआ है पहले से, तो अगर आप उनको नोट डाउन करते जाएंगे तो शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। जो किया भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट एक बार हम रिवीजन तो कर ही लेते हैं। तो हम वो सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो मान लिया हमने पूछा कि इंडियाज रियल जीडीपी प्रोजेक्टेड, इंडियाज रियल जीडीपी प्रोजेक्टेड। तो रियल जीडीपी का डेफिनेशन मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका था। रियल जीडीपी का जो है वो कितना है, 7.3% बाय 2023-24। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा कि कब के लिए है ये। 23-24 के लिए इंडिया का जो रियल जीडीपी जो प्रोजेक्टेड किया गया है वो 7.3% है। उसके बाद यहाँ पे बात किसकी की गई है, यहाँ पे फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, ठीक है, पूंजीगत व्यय। क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट क्या बनाएंगे कि हमारा जो पूंजीगत कह सकते हैं जो बजट है, राइट, उसको क्या किया गया है, उसको इंक्रीज किया गया, उसको बढ़ाया गया है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा इंक्रीज किया गया है बाय 11.1%। अब हमें यहाँ पे ये जो डेटा है ये याद रखना है कि हमारा कितना जो है बढ़ाया गया है। तो बढ़ाया गया 11.1% के आसपास, बढ़ाया 1% बढ़ाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इतने करोड़ रुपए जो है ये हमको 11 लाख करोड़ रुपए जो है ये यहाँ पे दिए गए। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है, पूंजीगत ढांचे के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो कितना है, 3.4% ऑफ द जीडीपी। जीडीपी का ये 3.4% है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट है वो। उसके बाद फिर जो है राज्य, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जो है बनेंगे। ये देखिए जहां जहां मैंने आपको अंडरलाइन किए ना, ये सारे अंडरलाइन जहां जहां पे किए हैं, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, 11% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो कि जीडीपी का कितना है, 11% इंक्रीज हुआ है। 11% इंक्रीज हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जीडीपी का कितना है, जीडीपी का 3.4% ऐसा है। फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो है हमने क्या किया है, हमने हमने देखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लगातार क्या प्रयास कर रही है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम हो। तो फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, टारगेट करती है। मैंने आपको एफआरबीएम एक्ट के बारे में अभी नहीं बताया है, बट उसके हिसाब से जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो हमने उन गाइडलाइंस के हिसाब से हम लगातार उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिजिकल डेफिसिट 2024-25 में हमने 5.1% जो है जीडीपी का किया, 5.1%। अगर हम एफडीआई की बात करेंगे तो लास्ट टाइम हमने एफडीआई के बारे में आपको बताया था कि एफडीआई जो है हमारा 2014-23 के लिए 596 बिलियन जो है हुआ है, जो कि दोगुना है, विच इज ट्वाइस द इनफ्लो ड्यूरिंग 2005-14। ये दोगुना है, डबल है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि क्या बात की गई है, अपलिफ्टमेंट ऑफ गरीब। हमने अपने बजट में कुछ प्रयास ये किया है कि अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बजट में बताया था कि जो 4 कास्ट हैं वो 4 कास्ट इसमें बताई गई इस बजट में। तो वो गरीब हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं और अन्नदाता हैं। तो गरीब का मतलब पुअर है, महिलाओं वुमेन, युवा यूथ और अन्नदाता फार्मर। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो जो कास्ट है वो कौन कौन सी है, 4। तो बहुत सिंपल है ये। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे अ कॉर्पस ऑफ ₹1,00,000 करोड़ विल बी established with 50 years increase इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर यूथ। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे पूछेगा कि कितने करोड़ का कॉर्पस है, 1 करोड़, 2 करोड़, 1,00,000 करोड़, ऐसे करके 2,00,000 करोड़। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये किसके लिए है, ठीक है, ये 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर यूथ। ठीक है, 50 साल के लिए ब्याज मुक्त। फिर देखेंगे स्कीम ऑफ 50 ईयर
इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपेक्स। ठीक है, तो अभी देखो राज्यों के बारे में पूछा जा रहा था ना, पिछले हमने क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पे स्टेट को जो कैपेक्स दिया जा रहा है, स्टेट को जो कैपेक्स दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है ये 1.3 लाख करोड़ का दिया जा रहा है कैपेक्स स्टेट को, जो कि 50 साल के लिए होगा और ये इंटरेस्ट फ्री होगा, और ये 1.3 लाख करोड़ है। तो ये हमको भी ध्यान रखना है कि कितना है, तो ये भी ऑप्शन में वो हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट वर्किंग विद एन अप्रोच टू डेवलपमेंट, government is working with an approach to development that is all round। ठीक है, आप देखेंगे यहां पे ये जितनी चीजें दी गई हैं, ऑल राउंड, ऑल परवेसिव एंड ऑल इंक्लूसिव। ठीक है, मतलब सरकार का अप्रोच क्या है। अब उसमें पूछेंगे कि बजट का अप्रोच क्या है, बजट का अप्रोच क्या है, तो उसमें मैंने ऐसे देखा है क्वेश्चन पूछे गए व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बजट, तो ऑब्जेक्ट भी पूछ लिया है उन्होंने, उद्देश्य भी पूछ लिया है। तो यहाँ पे वो पूछेंगे अप्रोच। ठीक है, तो हम बताएंगे सर्वांगीण है, सर्वस्पर्शी है और सर्व समावेशी है, मतलब सबके लिए है, सबको छूता हुआ है, सबको जोड़ के है। तो ये जो बजट जो है इसमें इस अप्रोच को रखा गया। अब ये तो हमें पता ही है कि इंडिया विकसित भारत बाई 2004 कह सकते हैं 2047, कि भारत जो है वो 2047 तक जो है हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे, एक डेवलप जो है कंट्री के रूप में सामने आएंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। आज भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, फिर हम क्या बनेंगे, डेवलप कंट्री बनेंगे 2047 तक, 2047 तक। गवर्नमेंट विल फॉर्म अ हाई पावर्ड कमेटी फॉर एन extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes। तो देखिए जैसे पता है आपको कि हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, हम चाइना से भी आगे निकल चुके हैं। तो ऐसे में हमारी जनसंख्या के सामने हमारी जो डेमोग्राफिक चैलेंज है, किस तरीके से हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए जो है उन सब मुद्दों को एड्रेस करने के लिए ऐसी कमेटी बनाई जाएगी, ऐसी इसमें बात की गई है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है लिख चुके हैं, ये फिर से रिपीटेशन है। और देखिए कोई भी बुनियादी जो ढांचा होता है, जब तक हम अगर हम कहीं भी डेवलप कंट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पे हाईवेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, वहां पे अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, ईज ऑफ लिविंग है, इसीलिए तो उनको डेवलप बोलते हैं ना। तो कहीं भी किसी भी देश का जो है, चाहे वो रेल की पटरी हो और चाहे वो सड़क हो, ये बुनियाद होती है, ये बेसिक चीजें होती है, फंडामेंटल होती हैं। अगर वही अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, पता चला हम गड्ढे हैं सड़कों में, तो क्या वो डेवलप कंट्री है। डेवलप कंट्री जब होता है वहां पे बेसिक बुनियादी चीजें काफी अच्छी होती है। इसीलिए सरकार जो है हमारी कैपेक्स पे ध्यान दे रही है और इसीलिए बजट को बढ़ाया गया है। और हम देखेंगे कि ये ऑप्शन काफी पूछा जा सकता है, मल्टी मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। और ये जो हम कैपेक्स पे खर्चा कर रहे हैं, अब हम ये किस लिए पढ़ रहे हैं, हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको ये कॉन्सेप्ट भी समझना है कि मल्टीप्लायर इम्पैक्ट का मतलब होता है कि कैपेक्स बढ़ाने से जो है सिर्फ और सिर्फ कैपेक्स बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ देश का विकास तो हो गई, कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सबसे खास बात यह है कि और भी सेक्टर्स को इससे फायदा होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट होता है। और एक एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो है चूंकि चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज की जानी है उनको भी खरीदारी होती है, तो एक तरीके से जो है इकोनॉमी को इससे फायदा होता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। और उसके बाद लोगों का आना जाना, इकोनॉमी वहां की डेवलप होती है, लोगों को रोजगार तो मिलता ही मिलता है। तो इसके इसीलिए जो है यहाँ पे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है उनका, किस पर,
इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होता है हमारा, और हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के साथ साथ जो है एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहां पे हम देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि इंडियाज रियल जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 7.3%। भारत की जो रियल जीडीपी है, तो मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही समझा दिया था कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी जो है दोनों में क्या फर्क है। तो यहाँ पे जो रियल जीडीपी है वो प्रोजेक्टेड है टू ग्रो एट 7.3%। सात। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया की रियल जीडीपी जो प्रोजेक्टेड है वो कितना है, 7.3%, 7.4%, ऐसे करके ऑप्शन बना दिए जाएंगे। तो हमको यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखना। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भारत के बारे में कि भारत की क्या जो ग्रोथ रेट होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्होंने जो प्रोजेक्टेड किया है इन सभी ने रिवाइज ग्रोथ रेट जो है आईएमएफ के द्वारा और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा। तो आईएमएफ ने किया है 6.3% और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में जो है वो कितना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है वो क्या जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बताता है कि हमने जो है इसका भारत का जो है ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है इंडिया का, वो हमने 6.3% से लेके हमने इसको 6.1% पर प्रोजेक्ट किया है। और उसके बाद देखेंगे कि एक दुनिया में एक बड़ा ग्लोबल कॉन्फिडेंस है भारत के लिए। भारत जिस तरीके से तेजी से बढ़ने वाली जो है अर्थव्यवस्था के रूप में देखी जा रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन है फॉर 2023 रिमेन्स अनचेंज 3%। इसकी किसकी बात चल रही है, ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात चल रही है। उसका देखेंगे, एज पर द आईएमएफ इंडिया इज लाइकली टू बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। आईएमएफ क्या कहता है, आईएमएफ कहता है कि भारत 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आएगा, ऐसी उसकी संभावना है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कौन से साल तक जो है भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है 2027 तक बने। Various international agencies such as the World Bank and IMF, OECD, उसके बाद ADB, तो इन्होंने भी क्या प्रोजेक्ट किया है, वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रोजेक्ट किया है, 6.4% किया है, सबसे ज्यादा किया वर्ल्ड बैंक ने। उसके बाद फिर आप देखेंगे IMF ने कितना प्रोजेक्ट किया है, 6.3% किया है। उसके बाद OECD ने कितना किया है, 6.1% किया है। ADB ने कितना किया है, 6.7% किया है। तो सबका अपना अपना जो है कह सकते हैं अपना अपना अनुमान है, अपना अपना अनुमान के हिसाब से जो है बताया है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो है प्रोजेक्शन किया है वो वर्ल्ड बैंक ने किया है सबसे ज्यादा। अब आगे देखेंगे कि पिछले सालों भी क्वेश्चन ये भी पूछे गए हैं, मैंने देखा है कि जैसे दिसंबर 2022 तक ऐसे करके पूछा गया है कि जीएसटी का कलेक्शन कितना था, कितने लाख करोड़ रुपए था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए। मतलब एक एक मंथ दे देते हैं फिर वो बताता है कि जीएसटी का कलेक्शन कितना था। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जीएसटी कलेक्शन, ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही ध्यान रखना है कि पीसीएस में बनाए जाने की यही परंपरा है। वो पूछेंगे कि दिसंबर 2023 तक, वो पूछेंगे दिसंबर 2023 तक जो है, दिसंबर 2023 तक, ठीक है, दिसंबर 2023 तक कितना जीएसटी कलेक्शन। तो जीएसटी कलेक्शन जो है दिसंबर 2023 तक आप देखोगे तो कितना है, 1.65 लाख करोड़, 1.65 लाख करोड़। और ये दिस इज द सेवेंथ टाइम दैट ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू हैव क्रॉस्ड 1.6 लाख करोड़ बेंचमार्क। सातवीं बार ऐसा है, ये सातवीं बार ऐसा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये वाला जो डेटा है ना वो आप ध्यान रखिएगा
ऐसा मेरा मानना है कि जीएसटी कलेक्शन दिसंबर 2023 तक कितना हुआ है। ठीक है, जीएसटी का जो कलेक्शन है वो कितना हुआ। ठीक है, अब हम ये देख चुके हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्टेट्स, राज्यों को दिया जा रहा है। अब राज्यों को कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपेक्स के लिए पैसा क्यों दिया जा रहा है, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि भारत का विकास राज्यों के बिना तो हो नहीं सकता है। भारत डेवलप कब होगा, जब राज्य डेवलप होंगे। तो इसीलिए राज्यों को कैपेक्स के लिए पैसा दिया जा रहा है कि 1.3 लाख करोड़। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि राज्यों को कितना पैसा दिया जा रहा है। तो राज्यों को पैसा दिया जा रहा है 1.3 लाख करोड़ स्टेट्स को दिया जा रहा है। किसके लिए, कैपेक्स के लिए। ठीक है, कैपेक्स के लिए जो है, और ये 50 सालों के लिए दिया जा रहा है, और ये इंटरेस्ट फ्री होगा। और ये इंटरेस्ट फ्री जो है, इंटरेस्ट फ्री होगा 1.3 लाख करोड़, जो कि राज्यों को दिया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्टली सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। और ये, और एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं वो ये हैं कि भाई कितना दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, कितना दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 75,000। ठीक है, 75,000 जो है, 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देखेंगे कि फिस्कल जो कंसोलिडेशन है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, राजकोषीय समेकन कहते हैं। राजकोषीय समेकन कहते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। तो ये फिस्कल कंसोलिडेशन जो है, जो बजट स्पीच में बताया गया है, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट को लगातार कम करने का प्रयास चल रहा है सरकार के द्वारा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो बजट स्पीच फॉर 2021-22, जो बजट स्पीच है 2021-22 की, उसमें ये बात की गई थी टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट बिलो 4.5% बाय 2025-26। तो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट रखा गया है, राजकोषीय घाटे का जो टारगेट रखा गया है 2025-26 तक, वो रखा गया है 4.5%। 4.5% रखा गया है। ठीक है, 4.5% 2025-26 के लिए रखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि फिस्कल डेफिसिट जो है ये 24 और 25 में कितना बताया गया है, तो ये बताया गया है 5.1%। 5.1%। तो हमारा लक्ष्य क्या है 25-26 के लिए, कि इसको और कम किया जाए, 4.5% तक लाया जाए। 5.1% है, 4.5% पे ले आए हैं इसको हम। तो ऐसा हमारा लक्ष्य है, महत्वपूर्ण है ये। याद हो गया होगा आपको कि 4.5% जो है आगे के लिए है, क्या बोलते हैं, 25-26 के लिए है। लेकिन अभी जो है ये, वो 24 और 25 के लिए ये हमने रखा है 5.1%। फिर यहाँ पे बात उसकी चल रही है किसकी, कि जो एफडीआई किसी देश में आता है, भारत का एक अप्रोच है। क्या अप्रोच है भारत का, फर्स्ट डेवलप, भारत को पहले डेवलप किया जाए, ये अप्रोच चल रहा है। और बाहर से जो पैसा आता है एफडीआई के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो एफडीआई इनफ्लो है जो भारत में आ रहा है, वो है 2014-23 के लिए 596 बिलियन। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पिछले समय में 2005 से 14 के बीच में अगर देखा जाए, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ये हम बात कर ही चुके हैं कि चार जो मेजर कास्ट हैं, चार मेजर कास्ट हैं, ये हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। इन पर ज्यादा जो है फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जो है, भारत में महत्वपूर्ण चार जो है कास्ट है। तो ये चार नई कास्ट जो बताई गई हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें बताया गया कि गवर्नमेंट्स
ठीक है, आप देखेंगे कि किस कैसे मतलब गवर्नमेंट की जो है क्या है अप्रोच क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे ह्यूमन एंड इंक्लूसिव अप्रोच। क्या अप्रोच है? गवर्नमेंट्स ह्यूमन एंड इंक्लूसिव अप्रोच फॉर डेवलपमेंट। तो आपसे अप्रोच के बारे में पूछा जा सकता है, मान लिया यहीं से भी उन्होंने स्टेटमेंट बना लिया, तो फिर आप क्या करें? आगे हम देखेंगे मैंने उस समय डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ग्रामीण, तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ग्रामीण, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टारगेट किया गया है हमारा 2 करोड़ जो कह सकते हैं घर हैं, 2 करोड़ जो हाउसेज हैं, तो 2 करोड़ जो घर है वो बनाए जाएंगे अगले 5 साल में। जबकि हम 3 करोड़ के टारगेट पे जो है अचीव करने वाले हैं, अचीव कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 2 करोड़ का है। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक्चुअली क्या होता है एग्जाम में, एग्जाम जो हम सुनते हैं ना वो हमको जल्दी याद आता है। जब हम एग्जाम में जाएंगे तो हमको तुरंत याद आएगा, हाँ हमने ऐसा पढ़ा था, राइट। और ये सिर्फ एग्जाम के समय एक बार रिवाइज कर लेना तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ऐसा है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो रूफ टॉप सोलराइजेशन है, ठीक है, क्योंकि कह सकते हैं कि आपको मालूम है कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, हमारे एनडीसीज हैं, हमने अपने कह सकते हैं कि अपने टारगेट रखे हुए हैं, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या चल रही है, तो हमने अपने खुद के लक्ष्य रखे हुए कि हम किस तरीके से जो है हम एनर्जी के जो सोर्स हैं, हमने दुनिया को ये नहीं बोला है कि हम कोयला खत्म कर देंगे या हम कोयले का यूज नहीं करेंगे। हमने कहा है कि हम जितना कार्बन का इमिशन करेंगे वो कार्बन का जो नेट जीरो हम लेके आएंगे 2070 तक, 2017 तक हम नेट जीरो। नेट जीरो में क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, तो उससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो हम जितना हम जो है जितना भी ये जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा, जो हमारा कार्बन इमिशन होगा, जो कार्बन इमिशन होगा हमें क्या करना है नेट जीरो पे लेके आना है, कि हम जितना इमिशन कर रहे हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब भी कर ले। यही तो होता है नेट जीरो। तो हमने 2070 तक का टारगेट रखा है नेट जीरो, तो हम कैसे करेंगे? हम डिफरेंट डिफरेंट प्रयास कर रहे हैं, एनर्जी के सोर्सेस चेंज कर रहे हैं हम। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आज जिस पर तरीके से जो बिजली बनाई जाती है, आपको पता है कोयले से बनाई जाती है, और वो पोल्यूशन भी करता है, प्रदूषण भी करता है। तो सरकार की कोशिश ये है, गवर्नमेंट की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी पे शिफ्ट किया जाए। तो सोलर एनर्जी से शिफ्ट करने का क्या उद्देश्य है? अभी आपको पता है कि जो अयोध्या में हमारा जो राम मंदिर है, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसके बाद मोदी जी ने नई योजना लेके आए, सूर्योदय योजना। और उसमें जो है कहा कि घर में जो है क्या लगाए जाएंगे, 1 करोड़ जो घर हैं वहां पे रूफ टॉप सोलराइजेशन किया जाएगा। सोलराइजेशन का मतलब सोलर पैनल लगाए जाएंगे, तो बिजली जो है आप उसे आपको बिल पे नहीं करना पड़ेगा। सोचिए आप, अभी बिल आता है, बिजली का बिल आता है, और आपके यहाँ सोलर पैनल लगे हो तो फायदा है ना, आपको बिजली का पेमेंट ही नहीं करना है। और जो एक्सेस होगा, जो आपके पास एक्सेस जमा हो रहा है, उसको आप बेच दो कंपनियों को, अच्छी बात है ये। तो इसमें टारगेट रखा गया है, इसमें टारगेट यही रखा गया है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड के लिए जो है क्या किया जाएगा, ये टारगेट किया गया है। और जिसमें हर महीने 300 यूनिट जो बिजली है वो कह सकते हैं 300 यूनिट बिजली जो है वो दी जाएगी। 300 यूनिट बिजली की बात की गई। तो यहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी यूनिट बिजली की बात की गई। अब जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए क्या होता है कि अ, हमारे जो फार्मर हैं, फार्मर के पास बहुत कुछ चीजें होती हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, जो आधारभूत चीजें होती हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी हैं, अगर वो नहीं है तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे टमाटर सड़ जाते हैं, ठीक है, सब्जियां सड़ जाती हैं, टमाटर है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि क्योंकि सब्जियां उसी में आती हैं, फ्रूट्स होते हैं,
तो जो संपदा है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मैं एक एग्रीकल्चर का लेक्चर लूंगा क्योंकि एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही। तो यहाँ पे जो है कोशिश ये की जा रही है कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस की बात की जा रही है। अब माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस का मतलब होता है कि फूड प्रोसेसिंग की बात, फूड प्रोसेसिंग से चीजें कह सकते हैं, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल आम है, आम क्या हो जाएंगे, मैंगो है, क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन उनको प्रोसेस कर लिया गया, उनका पिकल बना लिया गया, अचार बना लिया गया, तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। टमाटर है, टमाटर 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद खराब हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। अगर हमने उसका जो है केचप बना लिया, राइट, ऐसा कुछ बना लिया, यही होता है फूड प्रोसेसिंग। तो गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग पे भी फोकस कर रही है। तो हम इस स्कीम को अभी मैं योजनाएं भी पढ़ाने वाला हूँ, महत्वपूर्ण स्कीम्स कौन कौन सी हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो हम इसको जरूर कवर करेंगे। अभी हमारा स्कीम का ऑब्जेक्ट नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट है कि बजट में क्या है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने इस कॉर्पस की बात कर ली है, ठीक है, हमने यहाँ पे इस कॉर्पस की बात की है, और हमने आपको बताया था कि जो कह सकते हैं कि देखिए, कोई भी देश होता है, कोई भी कंट्री होता है, अगर उसमें कह सकते हैं फास्ट, अगर उसमें फास्ट ट्रांसपोर्टेशन जो है फास्ट है, तो उससे होता ये कि चीजें जो है टाइम टू टाइम पहुंचती हैं। जब चीजें टाइम टू टाइम पहुंचती हैं तो उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि गति मिलती है, ठीक है, किसको, डेवलपमेंट को। तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि कुछ जो रेलवे के जो कॉरिडोर है वो 3 कॉरिडोर बनाए जाए। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर कौन कौन से कॉरिडोर हैं, आप प्लीज ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से कॉरिडोर हैं, वो कौन कौन से कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था एनर्जी और मिनरल कॉरिडोर है। तो ऐसे याद करो, एनर्जी, मिनरल, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर, ये पहला वाला है, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर, ये पहला कॉरिडोर। तो दूसरा कॉरिडोर कौन सा हो गया, दूसरा जो कॉरिडोर है वो पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट जो है कनेक्टिविटी, वो कॉरिडोर है दूसरा वाला, सारे जो पोर्ट्स हैं उनको कनेक्टिविटी मिले। और तीसरा आप देखेंगे वो है आपका हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, जहां पे उच्च घनत्व के कह सकते हैं ट्रैफिक है, वहां पे वो हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। तो ये आइडेंटिफाई कर लेना, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉरिडोर हैं। और मैंने आपको बताया था कि इस समय जो ट्रेन चल रही है, वंदे भारत जो ट्रेन चल रही है, तो वंदे भारत की जो बॉगीज होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं, आपको पता होगा। तो ऐसी जो सामान्य ट्रेनें हैं उनमें भी जो है लगभग 40,000 बोगीज जो है वो वंदे भारत के स्टैंडर्ड की बॉडी, जो बॉगीज हैं वो उसमें लगाई जाएंगी। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितनी बॉगीज हैं, 40,000, ताकि जो पैसेंजर हैं उनको अच्छा से अच्छा क्या मिल सके, कंफर्ट मिल सके, इसके लिए। और हम ये तो बात कर चुके हैं कि, क्योंकि क्या होता है जो विकसित भारत है, देखिए आगे भारत जो है विकसित भारत बनने वाला है, इसी प्रकार से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो जनसंख्या को संसाधन भी चाहिए होते हैं, चीजें भी चाहिए होती है, बेसिक नीड्स भी चाहिए होती हैं। अगर हम एक तरफ हम डेवलप होने की बात कर रहे हैं और एक तरफ हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहे, तो कैसे डेवलप हो पाएंगे हम, क्योंकि हमें रिसोर्सेज भी उस हिसाब से चाहिए ना। इसीलिए जो है ये कमेटी जो है वो बनाएगी, उसके पीछे कारण वही है, ठीक है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारा जो है ये कर्तव्य काल है, ड्यूटीज का काल है, हमें अपनी ड्यूटीज करना है ताकि हम एक विकसित भारत के रूप में सामने आ सके। अब यहाँ पे एक सबसे खास बात है कि चूंकि इंतरिम बजट था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंतरिम बजट होता है वो इलेक्शन ईयर पे जो है आता है, और इस पे कोई खास चेंजेस नहीं होते, ना ही कोई योजनाएं लाई जाती हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, नो चेंज रिलेटिंग टू टैक्सेशन हैज बीन प्रपोज्ड इन द इंटरिम बजट, कोई टैक्सेशन में कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो क्या हुआ है, बढ़ा है।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने क्या बोलते हैं थोड़ा सा छोड़ दी है, लेकिन अभी मेरे को याद आया, कल चर्चा में थी काफी। तो व्हाइट पेपर की बात चल रही है, आप देखेंगे आज न्यूज में, कल से बहुत ज्यादा न्यूज में व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र। तो सरकार कह रही है कि पिछली सरकारों ने क्या किया, कैसे किया, हमारा स्टेटस इकोनॉमी का क्या है, राइट। मतलब इसमें ये भी देखा जा रहा है कि पिछली सरकारों ने क्या किया। तो ऐसे एक व्हाइट पेपर जो है लाया जा रहा है, जिस पर चर्चा की जा रही है। तो इतना मैंने आपको एक आइडिया दे दिया था कि आपको थोड़ा सा ये समझ में आए कि व्हाइट पेपर है क्या, क्यों लाया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल एक्सपेंडिचर इन 2024-25 टू बी इंक्रीज्ड बाय 2.76 लाख करोड़। ठीक है। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है 2024-25 का, वो इंक्रीज हुआ है 2.76 लाख करोड़ पिछले साल की तुलना में। पिछले साल की तुलना में, ठीक है, पिछले साल की तुलना में इतना बड़ा है। और एस्टिमेटेड कितना है, 47.66 लाख करोड़। ठीक है, ये एस्टिमेटेड है और इतना हमारा बड़ा है। और हमारा जो रेवेन्यू है काफी बढ़ रहा है। तो हायर रेवेन्यू रिसिप्ट्स इन 2023-24, देखो आप यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है क्या, रेवेन्यू जो रिसिप्ट है वो क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्वेश्चन बनता है ना ऐसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व जो प्राप्तियां हैं वो बढ़ रही हैं, घट रही हैं। तो राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो रहा है, इंडिकेट्स ग्रोथ, इंडिकेट्स ग्रोथ। तो ये क्या हो रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी अच्छी हो रही है और अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, यहां से देखिए थोड़ा, ये सब चीजें हमने लास्ट टाइम नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, टोटल रिसिप्ट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, लास्ट टाइम ने अपने यही लेक्चर में नहीं किया था। तो टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स, ठीक है, उधारी को छोड़ के, उधारी को छोड़ के टोटल रिसिप्ट, जो टोटल हमको प्राप्तियां हो रही हैं, ठीक है, इज 27.56 लाख करोड़, उधारियों को छोड़ के। ठीक है, 27.56 लाख करोड़, ऑफ विच द टैक्स रिसिप्ट्स आर, ठीक है, ऑफ विच द टैक्स रिसिप्ट्स आर 23.24 लाख करोड़। ठीक है, जिसमें से टैक्स रिसिप्ट्स कितना है, उधार को छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया, टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स इज 27.56 लाख करोड़, टैक्स रिसिप्ट कितना है 23.24। ठीक है, अब रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर 44.90 लाख करोड़। ठीक है, जो टोटल कह सकते हैं रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर 44.90 लाख करोड़। हम यहां पे देखेंगे कि रेवेन्यू रिसीव्स एट 30.03 lakh crore are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth। जो हम सोच रहे थे उससे ज्यादा जो है हमको रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, तो ये अच्छी बात, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो हमने बजट में एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा हमको रेवेन्यू कलेक्शन प्राप्त हुआ है। फिजिकल डेफिसिट जो हमारा है, फिजिकल डेफिसिट जो है वो 5.8%। देखो आप फिर से सोचो, 4.5% की बात चल रही है, 4.5% की बात चल रही है कब, 25-26 तक। ठीक है, कितना हमने आगे, हमने 24-25 की बात कितना की है, 5.1% की बात की है, लेकिन अभी कितना है, 5.8, ऐसा है। तो देखिए 2024-25, 2024-25 द टोटल रिसिप्ट्स,
द टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स आर एस्टिमेटेड, ठीक है, 30.8 लाख करोड़। तो हम फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं कि जो हमारी जो टोटल इनकम है, जो हमारी टोटल इनकम है, उधारी को छोड़ के उधारी को निकाल दो, तो ये एस्टिमेटेड है 30.30 लाख करोड़। एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड, हमारा जो हमने अनुमान लगाया है कि हमें कितना खर्चा करना है, हम कितना खर्चा करेंगे, तो ये हमने अनुमान ये लगाया कि हमारा जो खर्चा होगा भाई वो होगा 47.66 लाख करोड़। हमारा जो खर्चा होगा 47.66 लाख करोड़ होगा। और हमने क्या प्रयास किया है, हमने क्या सोचा है, अनुमान क्या लगाया है कि हमारे जो टैक्स से पैसा होगा, हमारा जो टैक्स से पैसा आएगा वो 26 लाख करोड़ हमारा जो है टैक्स से पैसा आएगा। ठीक है, अब हम ये बार बार पढ़ चुके हैं क्या, कि यूनियन मिनिस्टर ने हमारे कहा है कि हम स्टेट को एक्सपेंडिचर के लिए पैसा देंगे, वो कितना देंगे 1.3 लाख करोड़, 1.3 लाख करोड़ याद रखना है, 1.3 लाख करोड़। फिजिकल डेफिसिट 24-25 के लिए एस्टिमेटेड किया है, 5.1% किया है, अभी कितना है 5.8, ठीक है। 4.5 की बात की गई है कब, 25-26 के लिए। यहां पे यूनियन बजट स्पीच फॉर 2021-22 सी मेंशन टू रिड्यूस इट्स बिलो, हमें 4.5 तक लेके जाना है 25-26 तक। अब यहां पे यही चीज जो है बताई गई, इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड 7.3%, रियल जीडीपी, इंडियाज रियल जीडीपी प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 7.3%, fiscal deficit is to reduce below 4.5% by 2025-26. Capital expenditure for the next increased by 11.1% to 11 करोड़, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एलोकेशन ऑफ रेट्स 1.3 लाख करोड़, ठीक है, ये स्टेट्स को जाएगा। ये देखिए हमने अभी बात की है रूफ टॉप सोलराइजेशन की बात की, तो रूफ टॉप सोलराइजेशन की जो बात की है, इसमें क्या बात की गई है, 1 करोड़ हाउस होल्ड, 1 करोड़ हाउस होल्ड जो है, रूफ टॉप सोलराइजेशन की जो बात चल रही है, उसमें 1 करोड़ घरों को क्या किया जाएगा, 300, वहां पे एक तो सोलर पैनल लगाए जाएंगे और सोलर पैनल के साथ साथ जो है 300 यूनिट पर मंथ बिजली दी जाएगी, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था, देखो लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि वो कंपनी कौन सी होगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नहीं पूछा, याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था कि कौन सी कंपनी, इसको नोडल एजेंसी कौन सी कंपनी होगी, ऐसा पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसको ध्यान रखना आप। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के बिना तो कुछ है नहीं, हम हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा बजट है। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, अगर हम इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एम क्या है, हमारा एम जो है वो है नेट जीरो बाई 2070। अब नेट जीरो क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है। अब देखो यहाँ पे आईएएस एग्जामिनेशन के लिए और पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। आईएएस एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा वो ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे क्या बात की गई है, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल गैसिफिकेशन की बात की गई। देखो कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन, तो ये दोनों जो है ये टर्म है क्या एक्चुअली। पहले तो हम इसका बजट का प्रोविजन देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात है कि कोल गैसिफिकेशन जो कैपेसिटी है वो कितनी की गई है। टारगेट तो पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में भर भर के, क्या लक्ष्य रखा है, क्या लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पे आप देखो
100 MT टू बी सेटअप बाय 2030। 2030 तक जो है हमने 100 MT का जो है वो मेट्रिक टन का टारगेट हमने रखा है 2030 तक का। 2030 तक का ध्यान रखना आप, क्या कोयले के गैसिफिकेशन का, कोयले की गैसिफिकेशन की जो कैपेसिटी है वो हमने इतनी रखी, 100 MT बाय 2030 तक रखी। अब हम यहाँ पे यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, यूपीपीसीएस में तो आ ही सकता है। प्रश्न यहाँ पे क्या है कि कोल गैसिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया कि कोल गैसिफिकेशन किसे कहते हैं भाई, तो देखो सिंपल सी बात है, कोयले से गैस बनाने की प्रक्रिया को कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, कोल गैसिफिकेशन किसे कहते हैं, कोयले से गैस बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम कोल गैसिफिकेशन कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हमने सरकार ने क्या टारगेट रखा है, बहुत महत्वपूर्ण है, कोल गैसिफिकेशन से हम कोयले से गैस बनाएंगे। और जब हम कोयले से गैस बनाएंगे तो सरकार ने टारगेट रखा है 2030, कोल गैसिफिकेशन का जो टारगेट रखा है वो 100 MT रखा है, गैस उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सिंपल है, कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, क्यों। उसके बाद फिर यहां पे देखेंगे कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इस टारगेट को पूरा करने के लिए खास तौर पर कोल गैसिफिकेशन के लिए ये टेंडर निकालने की योजना है। अब ये तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कि टेंडर निकाला जाएगा क्या, इससे क्या लेने देना हमको, लेकिन हमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कोल गैसिफिकेशन मतलब क्या होता, क्या है कोल गैसिफिकेशन, थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि कोल गैसिफिकेशन से क्या, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यान दो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है कोल गैसिफिकेशन में, देखो क्या लिखा है, इस प्रक्रिया में कम कार्बन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। कोल गैसिफिकेशन में कार्बन का इमिशन कम होगा, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कोल का गैसिफिकेशन करेंगे, कोल से गैस बनाएंगे और इस प्रोसेस में कम कार्बन का उत्सर्जन होगा, और इससे क्या होगा, इससे गैस सप्लाई हमको, इसमें हमको मदद मिलेगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कोल गैसिफिकेशन के बारे में, ये हमने आपको कोल गैसिफिकेशन के बारे में बताया। तो क्या कोल गैसिफिकेशन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गैस, कोल गैसिफिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन, ओके। ये हमने जो है यहां पे आपको लिखना है, एंड द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 मीट्रिक टन्स ऑफ कोल गैस बाय 2030, बहुत महत्वपूर्ण। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, दिस पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया इन मेनी वेज, दिस प्रोसेस emits less carbon and will also help in gas supply। चलिए, ये हमने कोल गैसिफिकेशन के बारे में जाना, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्चुअली किया नहीं था ना, तो इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन है कि भाई कोल गैसिफिकेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा नहीं करेंगे उतनी, कि बस इतना हमको ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, इस तरीके से। तो हमारी गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है कि एनर्जी के अदर दूसरे जो सोर्सेज हैं उनको भी जो है टारगेट किया जाए, दूसरे ऊर्जा के जो दूसरे स्रोत हैं उनको भी फोकस किया जाए। तो हमने किसकी बात की है, ग्रीन एनर्जी की बात की। तो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो नेट जीरो 2070 है, 2070 है, क्लियर है। उसके बाद कोल गैसिफिकेशन,
ठीक है, ये कैपेसिटी हमारी कितनी होगी 100 मीट्रिक टन टू सेटअप बाय 2030। देखिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, कोयले से, ठीक है, उसका पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। तो हमारी कैपेसिटी हम बढ़ाना चाहते हैं, हम कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उनको हम ज्यादा से ज्यादा वो कैपेसिटी हमारी बढ़े, वो हमारी क्षमता बढ़े। तो इसके लिए आप देखेंगे हमने अपनी जो कैपेसिटी है यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हमने इंक्रीज की है। ये क्या इंक्रीज की है, 32.3% इन 2014। ये हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, ये हमने अभी 2023 में क्या किया है 43.9%, जो महत्वपूर्ण है कि हमने अपनी जो है नॉन फॉसिल जो फ्यूल इंस्टॉल कैपेसिटी है, नॉन फॉसिल फ्यूल जो कह सकते हैं इंस्टॉल कैपेसिटी है, वो हमने क्या किया, बढ़ा दिया। ये जो कुछ की नंबर्स हैं इसमें हमको क्या ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है पूछ लेंगे तो मान लिया, उनका क्या भरोसा। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स हैं, देखो आप राजस्व जो प्राप्ति है हमारी, जो राजस्व प्राप्ति है हमारी, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, वो कितनी है, ध्यान रखना है। क्या होता है कि मैंने आपको बताया था बजट में एस्टिमेट किया किया जाता है, फिर एक्चुअली कितना निकल के आता है, ये थोड़ा अंतर होता है ना। पहले हम एस्टिमेट लगाते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था कि हम आईएएस एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन करके आएंगे, हमने टारगेट किया कि नहीं साहब हम तो 85 क्वेश्चंस करके आएंगे, लेकिन पता चला हम 75 ही कर पाए। तो ऐसा ही है, हो सकता है हम ज्यादा भी हो जाए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो एस्टिमेट किया था किसका, रेवेन्यू रिसिप्ट का, राजस्व प्राप्ति, और कैपिटल रिसिप्ट का, और टोटल रिसिप्ट कितना हुआ। थोड़ा सा ये जो है ना, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो अच्छा है, ये इतना जरूरी नहीं है, ये दोनों आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये डेटा अगर आपके पास होगा, ठीक है पूछ लेंगे कम से कम, तो कम से कम थोड़ा सा ध्यान रखो ना, ऐसे ऐसे आप ध्यान रखो कि रेवेन्यू कितना आया, 30 रुपए आया, ऐसे सोचो स्टार्टिंग से कि 30 रुपए रेवेन्यू से आए, कैपिटल से 70 रुपए आए, सीधे सीधे दिख रहा है ना, ऐसे करके याद कर लो। तो किससे ज्यादा है पैसा, कहां से ज्यादा है, रेवेन्यू से ज्यादा है, रेवेन्यू से ज्यादा है पैसे है, आपको याद हो गया। अच्छा फिर कितना हमारा खर्चा कितना हो रहा है, हमको कितना पैसा मिला, हमको पूंजी से कैपिटल से पैसा 70 रुपए मिला, याद करने के लिए। और उसके बाद रेवेन्यू से हमको 30 रुपए मिला, और दोनों मिला के हमारे पास 47 रुपए हो गए, दोनों मिला के हमारे पास 47 रुपए हो गए ना, 47 रुपीज। और हम कितना कर रहे हैं, देखो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि जो टोटल रिसिप्ट हमको मिल रहे हैं वो 47 रुपए मिल रहे हैं। देखो आप टोटल रिसिप्ट हमको 47 रुपए मिल रहे हैं, और वो देखो डेटा वो सब वही मिल रहा है क्या, 47, 65, 47, 65 और 7, 68। तो यहां पे जो हमको रिसिप्ट मिल रहा है, अगर हम उसके एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर भी उतना ही है। देखो आप, हमको जितना मिल रहा है उतना हम खर्च कर रहे हैं, ये तो बराबर हो गया ना, ये तो बराबर हो गया हमारा। अब ठीक है, जितना मिल रहा है उतना खर्च कर रहे हैं। उसके बाद इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, ये है। तो हमारा यहां पे ध्यान रखना हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया, फिजिकल डेफिसिट याद रखना। मान लिया कोई चालाकी चलते हैं क्या, कि फिजिकल डेफिसिट वो वैसे नहीं पूछेंगे, डेटा में पूछ लेंगे फिजिकल डेफिसिट। तो मान लिया उन्होंने उसका डाटा पूछा फिजिकल डेफिसिट का कितना है, तो ये है। तो थोड़ा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, ये लिख लो। इफेक्टिव क्या बोलते हैं क्या, अच्छा ही है कि मतलब अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता तो है, तो आप कर लोगे। ऐसे करके मैंने बताया, थोड़ा ऐसे करके देख लेना आप, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो थोड़ा सा, अच्छा रहेगा आपके लिए। बट मुझे तो लगता है रेवेन्यू, कैपिटल, टोटल और खर्चा,
और बाकी का ठीक है, बाकी का पता रहेगा, लेकिन फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट याद रखना। तो ये जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वाला इस पर फोकस कीजिए बस। ये वाला भी नहीं किए तो चलेगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि, तो इसलिए इसको छोड़ दो, रहने दो, इतना भी जरूरत नहीं है, इसको लिख लो। और वो 2024-25 के लिए, 2024-25 के लिए। तो मुझे लगता है लिख लिया होगा आप लोगों ने, हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखो इसकी थोड़ा सा इसको चार्ट से समझ लेते हैं कि हमने आपको बताया था। अब मान लिया क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कैपेक्स पे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हमारा कैपेक्स बढ़ रहा है। वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि हमारा जो कैपेक्स है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अभी तो हमने बढ़ाया है ना कैपेक्स को। यहाँ पे थोड़ा कम हुआ था 23-24 में। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, आप ये क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये है, क्या आपको देख रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, ये ध्यान रखना, बढ़ा है। 23-24 में कम हुआ है, बाकी तो बढ़ ही रहा है, ऐसा है। तो ये तो हम लिख ही चुके हैं, कई बार हम रिपीट भी कर चुके हैं, ये भी हम रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ये वाला आप ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये इंडिकेटर्स है, हमारे फिजिकल इंडिकेटर्स हैं। तो इस पर फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ है, तो हम कई बार हम देख चुके हैं और कई बार हम समझ चुके हैं। तो ये देखो 23-24 में हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना था, 23-24 में हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है, राजकोषीय जो घाटा है वो 5.8% है 23-24 में। हमने आगे टारगेट क्या किया है, 5.1% टारगेट किया है। अच्छा, अब मान लिया वो फिजिकल, देखो अब वो फिजिकल डेफिसिट पूछता ही नहीं आपसे, आप तैयार करके गए और उन्होंने क्या पूछा, रेवेन्यू डेफिसिट। उन्होंने पूछा रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमारा 2.8%। टारगेट क्या है, बजट एस्टिमेट आगे क्या है, 2024 में एस्टिमेट क्या किया हमने, कम किया, मतलब 2.8, देखो 8 ही 8 है, इसे याद कर लो थोड़ा सा। ठीक है ना, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है 5.8 है 23-24 में, 23-24 में। और रिवाइज एस्टिमेट है ये, बजट एस्टिमेट 5.1% है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 2.88 है, ऐसा थोड़ा याद रखो। तो और 8 हटा दो, 2 रखा है, 2 का टारगेट रखा है रेवेन्यू डेफिसिट का। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा कितना है, 2.3% है। हमने टारगेट क्या किया है, 1.3% टारगेट किया है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इम्पोर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है आपसे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हमको ध्यान रखना होगा। इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है कि इज इन राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट लीडिंग टू वुमेन लेड डेवलपमेंट। मतलब महिलाओं जो है, जो उनका जो श्रम शक्ति का जो सहभागिता है श्रम शक्ति की, वो क्या हुई, बढ़ी है। पहले कितनी थी, 17-18 में 23% थी, अभी कितनी हो गई है, 37%, 22-23। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम। ठीक है, तो पहले कितना था, 20 वर्कफोर्स जो है, लेबर वर्कफोर्स जो है वुमेन्स का, वो पहले कितना था, 23%, अभी कितना हो गया, 37%। ठीक है, ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है कि टारगेट लखपति दीदी है,
और ये टारगेट हमने कितना किया है? 3 करोड़ किया है ये लखपति दीदी का। बजट में नारी शक्ति को ज्यादा ध्यान दिया गया है। बजट स्पीच में देखिए, द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग G20 मीटिंग्स इन 60 प्लेसेस, पूछ लिया तो क्या बोल सकते हैं? 60 प्लेसेस, 60 जगह। हमने कितनी मंडी को नेम जो है, नेम मार्केट मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेम में लोग जो है अपना जो ई नेम बोलते हैं जिसको, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, वहां पे 1361 मंडियों को इसमें जोड़ा जाएगा। देखिए, जब हम आपको एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे तो इस बार के एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कि आपको पता है भारत के लोग, अब आपने देखा हो, कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ पे तेल का प्रयोग नहीं होता है, ऑयल नहीं यूज करते वो लोग, वो बॉयल खाना खाते हैं, बॉयल खाना खाते हैं। और आपको कोई बॉयल खाना दे दे तो आप तो पसंद ही नहीं करेंगे, आपको लगेगा अरे ये क्या है, ये कैसा खाना खाते हैं लोग, क्योंकि मजा ही नहीं आता है। तो बहुत सारे जो फॉरेनर से जब इंडिया में आते हैं तो वो बड़ा टेस्टी लगता है यहाँ का खाना, क्योंकि ऐसा खाना उन्होंने खाया नहीं अपने देश में, यहाँ उनको बड़ा अच्छा लगता है। जापानीज वगैरह हैं, वो बहुत अच्छा, अच्छे से उनको लगता है कि अरे मसालेदार खाना है, अच्छा है। और चूंकि हमें ऑयल की जरूरत है, लेकिन ऑयल हमारे लिए कम पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं तेल को। तो हमारा बहुत सारा किया जाता है, फॉरेक्स जो है, पैसा जो हमारा चला जाता है उसमें। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसा अभियान चला रहे हैं कि इससे अपने जो कह सकते हैं इंपोर्ट्स हैं जो हम मंगाते हैं उनको कम किया जा सके। तो इसको हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर के उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे ध्यान रखना क्या, देखो आप, strategy will be formulated to achieve आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत फॉर ऑयल सीड्स सच एज मस्टर्ड, देखो, ठीक है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। ठीक है, तो ये एक जो अभियान है कि भारत जो है आत्मनिर्भर होना चाहता है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको ध्यान भी रखना है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है एग्रीकल्चर के लिए, कि सरकार की कौन सी योजना है। उसके बाद ये आपके प्रीलिम्स में तो, यूपीएससी में तो पूछा ही जाएगा, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नैनो डेप्थ पीसीएस में पूछा जा सकता है, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या, किस बजट में क्या चर्चा की गई है, तो यहाँ पे ये जो नैनो डेप्थ है, ये एक्सपेंडेड है इन ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के लिए। इसके लिए एक्सपेंडेड इन ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के लिए नैनो डेप्थ जो है एक्सपेंडेड इन ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब ये नैनो डेप्थ है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो यही चीज जो है हम लास्ट टाइम नहीं पढ़ पाए थे, इसीलिए तो मैंने एक इसको, सारी चीजें आपको एक ही लेक्चर में मिल जाएं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यही मेरा आज के लेक्चर का प्रयास है। तो नैनो डेप्थ लिक्विड, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से होता है, देखिए, ठीक है, ये जो है हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है ये, समझते हैं इसको जरा। देखिए, ग्रीन फार्मिंग के लिए हम जो ग्रीन फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ग्रीन फार्मिंग के लिए जो है नैनो डेप्थ लिक्विड जो है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है इसमें, देखिए, नैनो डेप्थ इज एन एफिशिएंट, यूपीएससी में प्रीलिम्स में आपसे ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है, पीसीएस में तो बन सकता है। इसको नैनो डेप्थ is an efficient source of available nitrogen and phosphorus। अब देखिए क्या क्या सोर्स अवेलेबल है इसमें, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है, फॉर ऑल द क्रॉप्स हेल्प्स इन करेक्टिंग द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है।
तो नाइट्रोजन कितने परसेंट रहता है, देखो आप इसमें क्या लिखा है, नाइट्रोजन 8% एंड फॉस्फोरस 16%। ये देखो, ये भी आपसे कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है कि नैनो डेप्थ में क्या क्या रहता है, और इसका साइज क्या होता है, लेस देन 100 नैनोमीटर। अब इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, द यूनिक प्रॉपर्टी enables it to enter easily inside the seeds। प्रॉपर्टीज की क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी enables it to enter easily inside the seed surface। किसके द्वारा, स्टोमेटा, स्टोमेटा होता है ना प्लांट में, एंड अदर प्लांट्स ओपनिंग्स। तो ये कैसे फंक्शन करता है, कह सकते हैं फंक्शनलाइज विद बायो पॉलीमर्स, ठीक है। और ये बेटर स्प्रेड एबिलिटी, तेजी से मतलब स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। और इसके फायदे क्या है, फायदे इसके हैं कि अच्छी उत्पादन होता है, अच्छा उत्पादन होता है, और आप देखेंगे कि लीड्स टू हायर सीड्स फाइबर, मोर क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी, क्लोरोफिल ज्यादा हो जाएगा इससे, फोटोसिंथेसिस अच्छी तरीके से होगा, बेटर क्वालिटी एंड इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड्स, फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। तो यहां पे जो आप, और ये सबसे खास बात, सबसे खास बात, ये आपको क्या करेगा, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा ऑफ क्रॉप्स विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, बिना किसी, ग्रीन फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो नैनो डेप्थ जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस एग्जामिनेशन के लिए है, और पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए भी नैनो डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइए आप, ठीक है, एग्रीकल्चर से भी और बजट से भी, दोनों से। अब हम ये भी आपसे डिस्कस कर चुके थे कि जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत में जो एक्सटेंड किया गया आयुष्मान भारत, किसको किया गया है, 5 लाख तक का जो बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसमें आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर द आयुष्मान भारत। ये हम डिस्कस कर चुके थे बट रिपीट किया है, इंपॉर्टेंट है कि किस किस को कवर किया गया है। हमने बताया था आपको, सर्वाइकल जो कैंसर है, राइट, वो लड़कियों को टीके की बात की गई है, वैक्सीनेशन की बात की गई है, और ये कौन से एज ग्रुप की बात की गई, 9 to 14 ईयर्स, 9 से 14 साल तक के बच्चों, बच्चियों के लिए। और वो वैक्सीन का नाम क्या है, मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ, वैक्सीन भी ध्यान रखना है, वैक्सीन का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है, ठीक है, वो 34 लाख करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट इशूइंग पीएम जनधन अकाउंट्स। तो प्रधानमंत्री जनधन जिनके द्वारा अकाउंट खोले गए हैं, जनधन अकाउंट, उनमें ट्रांसफर किए गए 34 लाख करोड़ जो है, जिससे गवर्नमेंट को क्या सेव हुआ है, क्योंकि लीकेज नहीं हुआ है, लीकेज का मतलब समझते हो आप, करप्शन, लीकेज नहीं हुआ है, 2.7 लाख करोड़ जो है सरकार के बचे। और स्वनिधि योजना किसके लिए है, स्ट्रीट वेंडर के लिए है, स्वनिधि, पीएम जो स्वनिधि योजना है, स्वनिधि, देखो स्वनिधि जो योजना है, ये किसके लिए है, स्ट्रीट वेंडर जो खोमचा वगैरह लगाते हैं सड़कों पे, जो बड़ा पाव वगैरह ये सब बेचते सड़क पे, उनके लिए स्वनिधि योजना, स्वनिधि। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो मुझे तो लगता है कि पेपर में आनी ही चाहिए। एक योजना है जिसको बोलते हैं पीएम जनमन योजना, पीएम जनमन योजना, ठीक है, लिखा है पीएम जनमन योजना किसके लिए है, पीएम जनमन योजना जो है वो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, पीबीटीज बोलते हैं इनको, ठीक है, जो जनजाति के लोग होते हैं,
ठीक है, ये एक तो ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं, एक होते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीज बोलते हैं उनके लिए। तो ये जनमन योजना काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ध्यान दे रही है, किस चीज पे ध्यान दे रही है, हमारी गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान दे रही है कि जो कह सकते हैं ब्लू रेवोल्यूशन पे ध्यान दिया जा रहा है। तो जो ब्लू रेवोल्यूशन पे ध्यान दिया जा रहा है, तो ब्लू इकोनॉमी पे जो फोकस किया जा रहा है, उसके तहत जो योजना है उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना से क्या हो जाएगा, फिशरी प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, मछलियों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। फिशरी प्रोडक्शन का फायदा क्या है, लोगों को रोजगार मिलता है, और आपको पता है फिश खाने से न्यूट्रिशन कितना मिलता है। एक फूड सिक्योरिटी का जो भारत में प्रॉब्लम है, जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व होगा और लोगों को रोजगार भी मिले। तो प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या किया है आप देखेंगे, तो एनहांस एक्वा कल्चर प्रोडक्टिविटी डबल्ड, exports to raise 1 lakh crore and generate 55 lakh crore 55 lakh employment opportunities। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना टारगेट हमने रखा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, वो डबल हो जाए, हमारा जो निर्यात है वो डबल हो जाए 1 लाख करोड़, एंड इससे 55 लाख जो है रोजगार उत्पन्न हो। तो हमने अभी स्टार्ट क्या किया है, देखो, स्कीम फॉर ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू इकोनॉमी 2.0। ब्लू इकोनॉमी 2.0, ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो समुद्र के संसाधन है हमारे, जो हमारे समुद्र के संसाधन है, उनका हम एक सस्टेनेबल तरीके से सतत विकास के द्वारा अगर हम उनको कह सकते हैं कि कह सकते हैं अपने लिए, अपने विकास के लिए उनका प्रयोग करें बिना किसी नुकसान पहुंचा के, तो समुद्र के संसाधनों को मैक्सिमम हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी 2.0 ये लॉन्च की गई। तो इसके लिए कितने यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। 5, देखो 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क विल बी सेटअप, कितने एक्वा पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे, 5 एक्वा पार्क। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लू इकोनॉमी 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस किया है फॉर प्रोमोटिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्टिविटीज फॉर ब्लू इकोनॉमी 2.0, a scheme for, ठीक है, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated multi-sectorial approach will be launched। थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। ठीक है, सरकार ने क्या बताया है कि हम क्या करेंगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्टिविटीज को हम फोकस करेंगे, एंड रिस्टोरेशन एंड एडेप्टेशन मेजर्स, कोस्टल एक्वाकल्चर एंड मैरीकल्चर विल इंटीग्रेटेड। एक्वाकल्चर एंड मैरीकल्चर, एक्वाकल्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना दिया, समझ में आ गया, आर्टिफिशियल टाइप का। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तो कोस्टल एक्वाकल्चर, ठीक है, कोस्टल एक्वाकल्चर पर ध्यान दिया जाएगा, और कोस्टल एक्वाकल्चर के साथ साथ मैरीकल्चर विद इंटीग्रेटेड। तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, नहीं किया था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात की गई है, वो किस बात की बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है, चर्चा बजट में की गई है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर। देखिए, इंडिया मिडिल ईस्ट
यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा इसमें की गई, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे लिए इकोनॉमिक गेम चेंजर होगा फॉर इंडिया एंड अदर्स, हमारे लिए गेम चेंजर होगा ये। एक कॉरिडोर है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हमारे लिए गेम चेंजर के रूप में काम करेगा। देखेंगे आप, ये जो कॉरिडोर है ये कह सकते हैं हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इनिशिएटेड ऑन इंडियन सॉइल, ठीक है। इस ये क्या है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में। ये यहां से आपके लिए क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं हम। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, देखिए क्या होता है, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हो भारत की, ठीक है, तो ये जो कनेक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर मुंबई से चालू होगा। देखिए आप, ये कॉरिडोर मुंबई से चालू होगा। आप देखेंगे जहां जहां आपको ये दिख रहा है, ये समुद्र के द्वारा है, ये जो कॉरिडोर है ये समुद्र के द्वारा है, देखिए शिप के द्वारा। और यहाँ पे जो है ये वाला, ये आपका रेल कॉरिडोर है, जहां जमीन है, यहाँ ये रेल कॉरिडोर है। तो ये कहां कहां से होके जाएगा, कौन कौन से देश इस कॉरिडोर में शामिल हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, यहाँ पे आप देखिए कहां कहां से होके जाएगा, मुंबई, दुबई, ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे दुबई है। तो इसके बाद ये आप सब जगह ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, उसका रियाद मेन इंपॉर्टेंट रियाद है, ठीक है, ये सब लिख लीजिए आप। हाइफा है, और ग्रीस तक पहुंचेगा ये। तो हमारा जो है ये जो जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं, ये आपका रेल रूट है ये वाला, और ये आपका सी रूट है। तो ये जल्दी से आप इसको देख लीजिए। तो नहीं तो ये पिक्चर मैं आपको भेज देता हूँ, आप बाद में नोट कर लें, नहीं तो लिख लीजिए, फिर बात का काम पेंडिंग हो जाता है, ठीक है, वो बात का काम पेंडिंग हो जाता है। तो इसलिए आप लिख लीजिए कहाँ कहाँ से होके जो है ये इंडिया मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर है कहाँ कहाँ से गुजरे, तब मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप दो चीजें ध्यान रखिएगा इस कॉरिडोर में, एक तो प्लेसेस के नाम याद रखिएगा, साथ में कंट्रीज कौन कौन से कनेक्टेड है इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत न्यूज में रहा है, ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए, ये जो बात की गई है, ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम IMEC कहते हैं, जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है। और ये जो ट्रेड कॉरिडोर है, जो इंडिया से मिडिल ईस्ट को देखिए इंडिया से मिडिल ईस्ट को लिंक करेगा, और उसके बाद फिर वो यूरोप को लिंक करेगा। और ये जो है शिपिंग लेन्स है, और उसके बाद रेलवेज है, मतलब ट्रेड कॉरिडोर है। तो कह सकते हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी नो अबाउट IMEC? तो IMEC essentially has two corridors, okay? The eastern corridor, okay, ध्यान रखिएगा, the eastern corridor will connect India to Middle East, इसको हम ईस्टर्न कॉरिडोर बोलेंगे, एंड बाय शिप, ईस्टर्न कॉरिडोर, ठीक है, द ईस्टर्न कॉरिडोर विल कनेक्ट इंडिया टू मिडिल ईस्ट बाय शिप। आफ्टर द गुड्स will be moved across the Middle East through rail lines go to, ठीक है, that go through the UAE, देखिए UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, ओके। लेकिन आपको पता होगा अभी तो कितना प्रॉब्लम चल रहा है इसराइल वगैरह में, तो ये अधर में लटक गया है अभी बीच में, ठीक है, ठीक है, चर्चा चल रही है थोड़ी सा, ऐसा तो है नहीं कि होगा नहीं, तो ये तो बनेगा ही, लेकिन
वो जो क्राइसिस है उसके कारण जो है देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इसराइल। तो देखिए फ्रॉम इसराइल, अब जिसमें इसराइल है ना साथ में, अब इसमें आप देखो क्योंकि यहाँ पे यहूदी और मुस्लिम्स का मामला है ना, अब देखो सऊदी अरब, जॉर्डन, ये सब सऊदी अरब, यूएई, ये सब क्या मुस्लिम कंट्रीज हैं। इसराइल कैसा है, यहूदी है। तो इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, आप देखिए साथ में कैसे आ सकते हैं। तो फ्रॉम इसराइल गुड्स विल गो बाय शिप टू यूरोप, यहां से फिर यूरोप के लिए जाएंगे। एंड दिस प्रोजेक्ट इसमें देखो अमेरिका भी है, बात ये है, दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय अमेरिका, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड सेवरल ईयू कंट्रीज इन सितंबर 2023। सितंबर 2023 में IMEC लॉन्च हुआ था G20 के दौरान। ठीक है, G20 के दौरान, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रीज का नाम ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस हैं। तो आपको मैंने मेन चीजें समझा दी। ठीक है, ये मैप जो है, इस मैप को बहुत बहुत अच्छे से देख के जाना, कौन कौन से कंट्रीज हैं, प्लेसेस के नाम, ये हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो मेट्रो रेल है, ठीक है, जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है, एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेंगी फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मेट्रो रेल एंड नमो भारत। तो मैंने आपको बताया था जो रैपिड रेल है, जैसे अभी एग्जांपल है दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करना, इस टाइप से। ठीक है, तो मेट्रो क्या है, मेट्रोज जो है वो क्या करेगी, मेट्रोज जो है वो सिटी के अंदर है, लेकिन जो रैपिड रेल है ये क्या है, सिटी दिल्ली है, दिल्ली से कनेक्टिंग पास के जो सिटीज हैं, ठीक है, वहां को कनेक्ट करना, उसको कनेक्ट करना। हम रेलवे कॉरिडोर की बात कर चुके हैं, बट ये ध्यान रखना है मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई अंडर पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था गति शक्ति, तो गति शक्ति को भी हमको स्कीम जब हम पढ़ेंगे तो गति शक्ति को भी हम पढ़ेंगे। उड़ान स्कीम के बारे में आपको लास्ट टाइम बता ही चुका था। उसके बाद पीएम श्री स्कूल्स, ये पीएम श्री स्कूल क्या है, यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, ये जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनके लिए, उनके सपोर्ट के लिए है ये, कारपेंटर वगैरह हैं, ठीक है, जैसे कारपेंटर है, बढ़ई जिसको बोलते हैं, इस टाइप के लोग। स्किल इंडिया मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि स्किल इंडिया मिशन में अभी तक 1.4 करोड़ यूथ को जो है ट्रेन किया जा चुका है। ये सीधा क्वेश्चन है पीसीएस के लिए, ये सीधा क्वेश्चन है पीसीएस के लिए, कि कितने करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और यहाँ पे देख लीजिए कि जीडीपी का नया मतलब क्या बताया, जीडीपी का नया मतलब क्या बताया सरकार, जीडीपी को, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, more comprehensive GDP। तो जीडीपी का नया मतलब क्या बताया, नया नाम क्या दिया है, जीडीपी मीन्स गवर्नेंस, उन्होंने क्या नाम दिया है, नया जीडीपी का नाम क्या दिया गया है, गवर्नेंस डेवलपमेंट, गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड क्या बताया, परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस। तो जीडीपी का नया नाम क्या है, गवर्नमेंट, जीडीपी का नया नाम क्या है, गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे लगा कि भाई यहाँ पे पूछा जाना चाहिए, तो गिफ्ट जो है IFSC एंड द यूनिफाइड रेगुलेटरी अथॉरिटी, IFSC International Financial Services Center Authority are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy।
ये क्या है, इसका नाम क्या है और ये क्या काम करता है, इसके लिए जो है इसको पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर कि क्या काम करेगा। IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटीज, so are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy। ये फाइनेंशियल वित्तीय सेवाएं जो है ये प्रोवाइड करेगा IFSCA। एक तो ग्लोबल कैपिटल प्रोवाइड करेगा, वैश्विक पूंजी प्रोवाइड करेगा और वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगा अर्थव्यवस्था के लिए। कौन? IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है। पीएम आवास योजना तो हम लोग कर ही चुके हैं, 3 करोड़ टारगेट किया गया है इसमें। उसके बाद फोकस एरियाज क्या है? विकसित भारत बजट। फोकस एरियाज क्या है? विकसित भारत बजट। तो विकसित भारत में ये 4 चीजें हैं। फोकस एरिया क्या क्या है? गरीब कल्याण, देश का कल्याण, एम्पावरिंग द यूथ, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, अन्नदाता और नारी शक्ति। हमने सोशल जस्टिस के लिए 4 कास्ट को डिसाइड किए हैं। उसके बाद गरीब कल्याण, देश का कल्याण, ये ध्यान रखना, गरीब कल्याण, देश का कल्याण, गरीब कल्याण, देश का कल्याण। 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हमने क्या किया है? बाहर लेके आए हैं। ठीक है। बाकी हम इसमें पीएम जनमन योजना के बारे में देख चुके हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में देख सकते हैं। तो ये जो हमारे कह सकते हैं 18 जो ट्रेड्स हैं, ये ध्यान रखना है। जो ऐसे जो कारपेंटर जैसे लोग हैं, ये 18 टाइप के जो हैं उनको इनसे जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उनको सपोर्ट दिया जाता है। 18 टाइप के कामगार जो हैं, 18 टाइप के जो कामगार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर चुके हैं, रेलवे की हम बात कर ही चुके हैं, ग्रीन एनर्जी की हम बात कर चुके हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने इसको कंप्लीट किया है। ये यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का देख के समझ में आपको आ रहा होगा। तो पूछा है कि केंद्रीय बजट 2023 और 24 के हिसाब से जो है युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछा है। तो अभी तो हम सर्वे पढ़ ही नहीं रहे हैं। ये देखिए थोड़ा बजट का सार है। तो बजट के सार के बारे में भी हम लिख चुके हैं जनरली। तो मुझे लगता है इसमें ये बेटा स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इस पर जो है हमें बहुत ध्यान देना है कि सरकार का जो इनकम है वो कहाँ कहाँ से आता है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, और सरकार का इनकम कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमने आप देखा था कि जो 28% है, 28 पैसा है, मतलब 100 पैसा है तो 28 पैसा या 28% अगर 100% मानते हैं तो वो बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटी से आता है 28। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे 28 के बाद फिर आता है इनकम टैक्स से 19% या 19 पैसा इनकम टैक्स से आता है। फिर इनकम टैक्स के बाद फिर हम देखेंगे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है उसे 18% आता है, 18% आता है। और 18 के बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे आप 18 के बाद फिर क्या है, कॉर्पोरेशन टैक्स आता है जिसको हम निगम कर कहते हैं, 17% या 17 पैसा। उसके बाद फिर आप देखेंगे 17 के बाद फिर जो है तो ये 5 पैसा जो आता है वो यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आता है, और 4 पैसा जो आता है या 4% जो आता है 100% में से वो सीमा शुल्क से आता है, और 1 पैसा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से आता है। ठीक है। और हम देखेंगे नॉन टैक्स रिसिप्ट से आता है। तो ये थोड़ा सा आप जरूर तैयार करके जाएं एग्जामिनेशन के लिए। और ये जो है मैं आपको पहले भी वैसे बता चुका हूं, तो इसमें रिपीटेशन है ये। देखिए आईएएस एग्जामिनेशन में एक सबसे खास बात है, ये जो जितने भी डेफिनेशन है इसी में दिए गए,
सारे डेफिनेशन जो है इसी में दिए गए हैं, जो हम वैसे हम पढ़ चुके हैं। ये फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये हमने वही बता रहा हूँ, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इसमें सारे डेफिनेशन दिए गए हैं। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं। उसके बाद फिर ये भी मैं आपको सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ से रुपया कहाँ जाता है, रुपया कहाँ जाता कहाँ है, हमने आने की बात की थी। हम सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च करते हैं, तो इंटरेस्ट पेमेंट पे हम सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, 20%। ठीक है, तो ये एक बार जो है कहाँ से कितना कितना पैसा आ रहा है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके इनको जरूर तैयार कर लीजिए, बिना इसके नहीं जाना है आपको। कौन सा पैसा हमको पता होना चाहिए कि सरकार कहाँ पे कितना पैसा खर्च करती है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने भी आपको बताया था ना, कितना पैसा कहाँ जाता है, ये भी जरूर तैयार करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इससे, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इससे क्वेश्चन बनने के। और सबसे ज्यादा पैसा मैंने आपको क्या बताया, कौन से स्कीम को दिया गया है, मनरेगा को दिया गया है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सा पैसा किस किस जगह दिया गया है, इसको भी थोड़ा, कौन सी स्कीम को कितना ज्यादा पैसा दिया गया है और सबसे कम पैसा किस स्कीम को दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। इन पे थोड़ा सा आप देखेंगे, जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कितना पैसा दिया है, ये लिख लीजिए आप, अगर आपको आपने नहीं लिखा है। आयुष्मान भारत को कितना दिया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट को कितना दिया है। तो चूंकि ये गवर्नमेंट ने खुद ही दिए हैं, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। भाई पैसा कहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, ये देखो 86,000 करोड़ मनरेगा के लिए, ये सब जगह यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखे देखो। ठीक है, किसको कितना फंड जो है वो एलोकेट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे 86,000 करोड़ है, आयुष्मान भारत में 7500 है। उसके बाद प्रोडक्शन लिंक पीएलआई स्कीम जो है इसमें 6200 है। इसमें आप देखेंगे मॉडिफाइड प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए हमने 6903 दिया है। उसका सोलर पावर ग्रिड के लिए हमने 8500 दिया है। उसका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 600। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है ये, कैपिटल रिसिप्ट हमको कितना मिला है, कैपिटल रिसिप्ट हमको उम्मीद कितनी, एस्टिमेटेड है, ये देखिए एस्टिमेटेड है। कैपिटल रिसिप्ट हमको कितना पैसा मिलेगा, 17.6। और हमको रेवेन्यू रिसिप्ट से कितना मिलेगा, 30.0। किससे ज्यादा मिल रहा है, रेवेन्यू से इनकम ज्यादा आ रही है, राजस्व से इनकम ज्यादा आ रही है। ठीक है, देखो यहाँ भी देखो, पिछले साल भी देखो 27, 17। तो हमारे क्या हो रहा है, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है, कैपिटल रिसिप्ट कम है। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। खर्चे भी देख लो, हमारा खर्चा कौन सा ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है ना हमारा, राजस्व खर्च ज्यादा है, हमारा राजस्व खर्च ज्यादा है। देखो आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो उतना नहीं है, क्योंकि सब हम कैपिटल में नहीं लगा सकते ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है। और विकसित भारत के बारे में ये तो मैंने आपको बताया था, सबके साथ सबका प्रयास। ठीक है, हमारा क्या टारगेट है, उसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, पीएम श्री में कितना दिया गया है वो ध्यान रखिए, पीएम श्री में कितना दिया है, पीएम श्री में 6050। कितना ट्रेंड हुआ है, 1.4 करोड़ स्किल इंडिया मिशन। हमने प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब हम खरीदते हैं ना, सरकार लेती है। तो हमने प्रोक्योरमेंट जो है अभी इंक्रीजिंग हुआ है, व्हाइट का भी और राइस, व्हीट का भी और राइस का भी, गेहूं का भी और चावल का भी। फीमेल, राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये भी हमने डिस्कस किया है।
ये भी हमने डिस्कस किया है। स्ट्रक्चर एंड, अच्छा ये थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ये पीएम गति शक्ति टू इंप्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, कि कॉरिडोर किस लिए बनाए जा रहे हैं, मान लिया कॉरिडोर किस लिए बनाए जा रहे हैं, टू इंप्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, कि हम आराम से सामान को इधर से उधर कम समय में पहुंच सके और उसकी कीमत भी कम हो जाए। हमारा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लगातार बढ़ रहा है, एफडीआई फ्लो इनफ्लो भी बढ़ रहा है, ठीक है, यही सब चीज में बताया गया है। हेल्थ के बारे में हमने आपको बता दिया है। सर्वाइकल कैंसर जो वैक्सीनेशन है 9 to 14 ईयर्स के लिए है। हमने नैनो डेप के बारे में भी आपको बता दिया है। यहाँ पे हमको ऑयल सीड्स अभियान जो स्ट्रेटेजी है हमारी, ये भी हमको देखना है, आत्मनिर्भर बनना है हमें इसमें, ऑयल सीड्स में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्लू रेवोल्यूशन के लिए हमने अपना इतना पैसा दिया है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन के लिए जो है हमने अपने एलोकेशन को बढ़ाया है। हमने फूड प्रोसेसिंग के लिए इतना दिया है, फूड प्रोसेसिंग के लिए 880, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो रहा है, तो हमारा जो बेरोजगारी दर है, अभी वो कितना है, 3.2%, 22-23 बेरोजगारी दर। हमारा जो कैपिटल कह सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इंटरनेशनल जब ट्रेड हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है वो अभी हो रहा है कितना, अब देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 में क्या हुआ है, कम हुआ है। अब जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है, देखो डिक्लाइनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। जीएसटी बढ़ रहा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, देखो। उसके बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है नीचे जा रहा है। अब जब इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो हम आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हो रहा है। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है हमारा जो भी है, आज हमने बजट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, टेंशन फ्री हो जाइए आप। अभी देखो आपने इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को भेजे थे, मतलब जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपने बहुत कुछ कर लिया होगा, लेकिन अपडेट की जरूरत थी आपको, आपका अपडेट हो गया है। अब अगला जो है, आपने देखा होगा कल जो मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो आई है, अनाउंसमेंट हुआ है फरवरी 8 2024 को। तो ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में बैंकिंग में क्या क्या डिटेल्स हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे शाम के लेक्चर, इवनिंग के लेक्चर। तो यहाँ पे ये भी आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम लोग इवनिंग में मिलते हैं। आज का लेक्चर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, बस आप इसको रिवाइज करो। चलिए बाय बेटा, इवनिंग में मिलता है। थैंक यू सर।